ये है इनसाइट विद रागा। सोचिए भीतर से। इनसाइट विद रागा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आवाज़ ये सिर्फ बोलने का जरिया नहीं, ये हमारी पहचान है। सोचिए, अगर इस पहचान में कोई रुकावट आती है तो आपको कैसा लगेगा, या अगर सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो। गले का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके शुरुआती लक्षण बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन अगर सही समय पर ध्यान दिया जाए तो इसका सफल इलाज मुमकिन है। आज हमारे साथ हैं शक्ति सिंह देवड़ा, एक हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, जिन्हें इस क्षेत्र में 1 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। हम उनसे जानेंगे कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए और अगर इसका पता चले तो उम्मीद कैसे बनाए रखी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये बेहद ज़रूरी बातचीत। इनसाइट विद रागा में आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर। डॉक्टर शक्ति सिंह जी, आप नेक एंड हेड, ये एक ऐसा कैंसर रोग है जो एक तरह से आज बीमारी का रूप ले चुका है। मतलब इसको महामारी कह सकते हैं। ऐसा क्या हुआ है कि ये बीमारी इतनी विकराल रूप से आगे बढ़ रही है? सर, ये जो बीमारी है इसको हम लोग कहते हैं कि ये हैबिट रिलेटेड बीमारी है। कि अगर आपको गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट की आदत है तो ये बीमारी होने की संभावना 90% है। ओनली 10% ऐसे केस होते हैं जिनको बिना आदत के वो बीमारी हो सकती है। और ये जो गुटखे का, स्पेशली अपने इंडिया के अंदर या एशियन कंट्रीज़ के अंदर गुटखे का जो प्रचलन चालू हुआ था, ये 90s में चालू हुआ था और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यंग एज के अंदर भी जाने लगा है। तो ये गुटखा सुपारी है, ये च्यूएबल फॉर्म ऑफ टबैको जो है, दैट इज़ गिविंग राइज टू इतने ज़्यादा कैंसर जो हो रहे हैं अभी। उसका एकमात्र कारण है ये गुटखा, पान मसाला और ये सुपारी। लोग बहुत ऐसा समझते हैं कि साहब सुपारी तो खून पतला होने के लिए खाते हैं, पर ऐसा नहीं है। सुपारी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि वो सुपारी आपके मुंह के अंदर कैंसर पैदा करती है। और यही कारण है कि आज सबसे ज़्यादा केसेस, 30% ऑफ कैंसर इन आवर कंट्री आर मुंह और गले के कैंसर्स। लेकिन इतना जानने के बाद भी कि गुटखे से कैंसर होता है, इसके बाद भी सरकार चुप, स्वास्थ्य विभाग चुप, ऐसा क्या कारण है? इतना बाजार में गुटखा क्यों बिकता है जबकि पता है कि इसको खाने से कैंसर ही होना है? ये बहुत पहले एक PIL लगी थी, टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी सर ने PIL लगाई थी। तो ये जो गुटखे का अगेंस्ट अब PIL लगाई, तो उस वक्त गुटखे के अंदर सुपारी और ये जो पान मसाला के अंदर तंबाकू थी, वो दोनों सरकार ने अलग अलग कर दी कि आप पान मसाला अलग है। अभी लोग क्या करते हैं, पान मसाला अलग लेते हैं और वो तंबाकू का छोटी सी पूड़ी अलग लेके मिलाते हैं। तो गुटखे के अंदर ये दोनों मिक्स होके आता था। और दूसरा, उन्होंने जो पान मसाला का पैकेट होता है उसके ऊपर उन्होंने ये लिख दिया है कि पान मसाला चबाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने एक बारीक लाइन में लिखा जाता है कि जिसको पढ़ना ही बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ये तो हम लोग अभी भी इसके लिए बहुत फाइट कर रहे हैं। बहुत सारे, अभी आप रिसेंटली हरियाणा के अंदर पान मसाला इज बैंड। अभी रिसेंट 3 दिन पहले की न्यूज़ है कि पान मसाला बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने। राजस्थान वो सर एक वी नीड टू कम, एक हमको रिवोल्ट लेना, वो एक होता है ना कि एक हमको मूवमेंट चलाना पड़ेगा कि भाई ये पान मसाला, क्योंकि दे आर बिग गन्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर डॉक्टर्स लाइक अस कि हम उनसे भिड़ सके या उनसे हम लोग इतना कर सकें, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे साथ पब्लिक नहीं आएगी, बिकॉज पब्लिक तो मज़े कर रही है, उससे खा रही है। सो आई थिंक जैसे जैसे टाइम जा रहा है, गवर्नमेंट इज़ रियलाइजिंग द फैक्ट। आज हरियाणा ने किया है, हो सकता है कल राजस्थान भी करे, बट आने वाले समय में डेफिनेटली पान मसाला, आप देखिए किसी कंट्री में पान मसाला नहीं बिकता है, क्यों हमारी कंट्री में बिकता है? आप जाइए दुबई जाइए, आप सऊदी जाइए, कोई आदमी मुंह में चबा ही नहीं सकता। चबाना भी गुनाह है उनके लिए। इसके अंदर ऐसा क्या होता है जिससे अपने को लगता है कि इससे कैंसर होने की आशंका ज़्यादा रहती है? मैं नाम क्या लेता हूँ, हर तरह के गुटखे में राइट, ऐसा कौन सा चीज़ होती है जिससे मतलब लगता है कैंसर हो सकता है? करेक्ट है। जब हम पान मसाले की बात करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक टाइम पे एक टाटा हॉस्पिटल में एक छोटे से समय के लिए था। तो वहाँ पे एक पेशेंट आए जिनको जीभ के ऊपर एक छाला था। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको ये जो छाला है ये कब से है, क्या आपको कोई आदत है? उन्होंने कहा मुझे आदत नहीं है, मैं खाता नहीं था, मैं तो सिर्फ टेस्टिंग करता था, क्योंकि मेरी खुद की गुटखे की फैक्ट्री है। तो जब उनको हमने समझाया कि कैसे ये गुटखे के अंदर ये जो पान मसाला कहते हैं, हम गुटखा तो अभी बंद ही हो गया, अब हम सिर्फ पान मसाला पे फोकस कर रहे हैं। पान मसाला को टेस्टी बनाने के लिए जो सुपारी होती है उसकी कोटिंग की जाती है,
जो कोटिंग की जाती है, उसके अंदर जो कत्था मिलाया जाता है, उसके अंदर जो केमिकल मिलाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। उसके अंदर का नाम क्या होगा? जैसे कि एक तो मैंने आपको कत्था बताया, फिर इसकी ना एक ग्लास कोटिंग होती है, सिलिका कोटिंग होती है। तो वो कोटिंग, ऐसे कुछ तत्व उसके अंदर होते हैं जो, सुपारी तो हार्मफुल है ही, जैसे कि सोने पर सुहागा हो जाता है। सुपारी, प्लेन सुपारी इज हार्मफुल, दैट इज ए डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर कैंसर, और उसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी, केमिकल लगा दिए, सो दैट हैज इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर। मतलब कितना खतरनाक है। हम ये जानते हैं कि सुपारी खाना हमारे लिए खतरनाक है, इसके बावजूद हम उसे चबाते हैं, बड़े शौक से चबाते हैं और बड़े शौक से पीक भी थूकते हैं। इसके अपन एक किसी को जैसे थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो कैसे पहचाने कि उसको कैंसर होने वाला है, या ऐसा कुछ संकेत मिलता है? जी सर, जब हम मुंह और गले के कैंसर की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि मुंह और गले का कैंसर है एक से प्रिवेंटेबल कैंसर, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको इस तरह की कोई आदत नहीं है तो कैंसर होने की संभावना 90% आपको नहीं है। सो इट्स ए प्रिवेंटेबल कैंसर। सेकेंड, इट इज़ ए विजिबल कैंसर। अनलाइक कि पेट में, छाती में किसी को कोई बीमारी हुई, शायद नहीं पता लगा, पर हम रोज़ सुबह अपने आप को मिरर के सामने देखते हैं, क्या हमारे चेहरे पे कहीं सूजन है, गले में कहीं सूजन है, मुंह को आप अंदर से पूरा देख सकते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप जीभ से एक एक चीज़ फील कर सकते हैं। मैं अभी छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर आपके मुंह के अंदर एक राई का दाना भी फंस जाता है तो आपको अटपटा लगता है। तो आप सोचिए कि अगर कहीं पे भी चमड़ी बढ़ेगी तो सबसे पहले अपने आप को तो पता ही लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। लेकिन ये बीमारी स्टार्टिंग में आपको कोई तकलीफ नहीं देती है। मतलब तो किस स्टेज तक इंसान को पता तक नहीं लगता? यूजली 3rd और 4th स्टेज पे ही तकलीफ देती है, जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तकलीफ कब देती है? स्टार्टिंग में हो सकता है जलन हो, उसके ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं होगा, लेकिन जब 3rd स्टेज 4th स्टेज में जब वो नस पकड़ लेती है तब पेन चालू होता है। और पेशेंट डॉक्टर के पास कब जाता है? जब पेन होता है, उसके पहले नहीं जाता। उससे पहले नहीं जाता है। और जब तक वो डॉक्टर तक पहुंचता है, उसका डायग्नोसिस होता है, अपने इंडिया के अंदर, और स्पेशली मैं तो जोधपुर में पिछले 16-17 साल से काम कर रहा हूँ, सो यहाँ पे भी अपने ज़्यादातर 80% पेशेंट स्टेज 3 स्टेज 4 में डिटेक्ट होते हैं। और यही कारण है कि आज मैं जोधपुर के लोगों के लिए, या जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन सबको भी मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। इस बीमारी को शुरुआत में अगर पकड़ा जाए तो इसका 100% ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जो 3rd पॉइंट होता है कि इट्स ए क्योरेबल कैंसर, मतलब इट इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ। तो हम जब ओरल कैंसर की बात करते हैं, हम प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल है और विजिबल भी है। कोई इंसान है, गुटखा खाता है, तो उसको एक पहले क्या स्वाद में परिवर्तन आता है, या उसके दांतों में दर्द होता है, या गले में, क्या एक हल्का संकेत उसको मान सकता है कि मुझे कुछ संकेत है कि मुझे बड़ी बीमारी हो सकती है? ऐसा क्या हो सकता है? क्या छाले से बात है? जी, अब हम जब बात करते हैं प्री कैंसरस की, कि भगवान क्या है कि सबका बहुत ध्यान रखता है। अभी कभी ऐसा नहीं होता कि सुबह उठे और कैंसर हो गया। कैंसर इज़ ऑलवेज प्रिसीडेड। पहले कैंसर होगा, पहले नॉर्मल होगा, फिर डिस्प्लेजिया होगा, फिर प्री कैंसरस होगा, और फिर कैंसर होगा। मतलब ये दौर से गुजरता है पूरा। तो जो प्री कैंसर होता है, या कैंसर से पहले की स्टेज होती है, उसमें मुंह के अंदर कोई भी सफ़ेद या लाल दाग दिखना, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जलन होने लगेगी मुंह के अंदर, या आप मुंह खोल के अगर थोड़ा भी गाल रिट्रैक्ट करके देखेंगे तो आपको सफ़ेद या लाल दाग दिखेगा। आपके किसी दांत, सारे दांत मजबूत है, कोई एक दांत है जो हिल रहा है, आपके मसूड़े से एक जगह से कहीं से बार बार खून आ रहा है, कोई ऐसा छाला जो 15 दिन से ज़्यादा मिट नहीं रहा है। तो ये सारे कैंसर के संकेत हमारे पास पेशेंट्स को फील होते हैं। अगर उनको इग्नोर नहीं किया जाए, उस टाइम लिमिट के अंदर डॉक्टर तक पहुँचे, तो अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। मैंने ये भी देखा है कि जो कभी सुपारी तक नहीं खाता, कभी उसने गुटखा मतलब छुआ ही नहीं होगा, उसके बाद भी उसके छाले होते हैं और वो धीरे धीरे कैंसर में बदल जाता है। क्या ऐसा कैसे होता है? जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हम लोग स्किन की बीमारी जिसको बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। बहुत लोग होते हैं जिनके मुंह के अंदर एक लाइकन प्लैनस करके एक चीज़ है, जिसके अंदर वो गुटखे सुपारी कुछ नहीं खाते, स्पेशली फीमेल्स के अंदर होता है ये एक मुंह के अंदर के छालों की बीमारी है। एक पेम्फिगस है जिसको हम लोग, ये कुछ ऐसी 10% बीमारियां होती है जो बिना आदत के मुंह के अंदर छाले रहते हैं और वो इरिटेशन में
उनके कैंसर में बदलने की संभावना होती है, पर वो 10% ही होते हैं। मतलब छाले वाले आप 10% मानते हैं? छाले वाले 10% ही जो ये बिना आदत के छाले होते हैं और जिनको बीमारी होने की संभावना होती है, वो ओनली 10%। ये कोई खान पान से भी फर्क पड़ता है? नहीं, ये लाइकन प्लैनस या मुंह के छाले जो होते हैं, एक स्ट्रेस फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस एक्चुअली क्या है कि अनफॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस के पास आज भी स्ट्रेस को नापने का कोई यंत्र नहीं बना है, मतलब बट स्ट्रेस, मेरे जो दर्शक हैं उनको तो बड़ी हैरानी होगी। Yes. स्ट्रेस भी तनाव का कारण हो सकता है, कैंसर का कारण हो सकता है। यस, ये तो हम डेफिनेटली अभी तो हम लोग बहुत इसके प्रीलिमिनरी स्टेज पे है, क्योंकि हम ये कोरिलेट करना चाहते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कैंसर। तो स्ट्रेस किस तरह का, किसी भी तरह का? किसी भी तरह का, बिकॉज सी आपको आपके बॉडी के अंदर जो भी ट्रॉमा हो रहा है, कैंसर क्या है, कैंसर एक जगह पे जो सेल्स होते हैं वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं, जो अपने बॉडी के कंट्रोल में नहीं आते हैं। ये जो स्ट्रेस होता है, इट कैन बी वेरी मच योर इमोशनल स्ट्रेस, इट कैन नॉट बी जस्ट फिजिकल स्ट्रेस की बात नहीं है, इट इज़ मोर ऑफ द इमोशनल स्ट्रेस, योर मेंटल स्ट्रेस, दैट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू द कैंसर। हमारी बहुत सारी ऐसी हमारी फाइंडिंग है कि जिसमें हस्बैंड को कैंसर था या है, उनकी वाइफ को दूसरी तरह का कैंसर हुआ। कपल्स एज ए कपल, जबकि रिलेटेड नहीं है, कुछ भी मेडिकल साइंस के रिलेटेड नहीं है, बट उनको भी कैंसर हुआ। सो कहने का मतलब ये कि इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस, बट आज एज ए डॉक्टर मुझे उसको जस्टिफाई करना या उसके लिए मुझे कोई एविडेंस देने में शायद और हमें समय लगेगा, लेकिन यस, आने वाले समय में हम स्ट्रेस को और कैंसर को डेफिनेटली कोरिलेट करना चाहेंगे। बट दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि स्ट्रेस इज कंट्रीब्यूटिंग टू कैंसर। नेचुरल है, आपने 15-20 साल से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो आपका अनुभव बोलता है कि स्ट्रेस से भी ये पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ और, जैसे क्या वंशानुगत भी संभव है? जब हम मुंह और गले की कैंसर की बीमारी की बात करते हैं तो ये वंशानुगत नहीं चलता है। नहीं चलता है, इसमें 0% है। जैसे मेरे नज़र में कुछ केसेस हैं कि एक पिता को हुआ तो उसके बाद उसके बेटे को भी हुआ, तो मैं इसे वंशानुगत नहीं मान के आदतें ही मानता हूं। आदत से ही मानते हैं, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पिता को हुआ तो नहीं बेटे को हो। नहीं। अच्छा, इसमें जैसे कोई आदमी 3rd स्टेज में पता लगता है जी, तो इसके उपचार में कितनी मतलब संभावना है वो सही हो जाता है? 4th स्टेज में भी कहाँ तक संभावना है वो सही हो सकता है? जी, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यूजली स्टेज 1 स्टेज 2 का हम लोग हमारे मेडिकल टर्म में ऐसा बोलते हैं कि 5 ईयर सर्वाइवल कितना है, कि 5 ईयर सर्वाइवल हुआ, इसका मतलब पेशेंट इज टोटली क्योर्ड। सो 5 साल हमारे आफ्टर ऑपरेशन। तो जो स्टेज 1 स्टेज 2 होते हैं उनका मोर देन 80% है 5 ईयर सर्वाइवल। कहने का मतलब ये कि अगर स्टेज 1 स्टेज 2 पर ट्रीटमेंट किया है तो 80% से ज़्यादा लोग 5 साल से भी ज़्यादा जीते हैं या 100% क्योर हो जाते हैं। 20% को दूसरी बीमारी आने की संभावना होती है। जैसे मैंने इधर का इलाज किया, हो सकता है इधर बीमारी आए बिकॉज देयर इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, या उन्होंने वो 20% होती है। जैसे 100 पेशेंट अगर मैं स्टेज 1 स्टेज 2 के हम लोग इलाज करते हैं, 80% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, 20% पेशेंट को वापस आने की संभावना होती है। लेकिन ये ड्रास्टिकली चेंज कब होता है? स्टेज 3 पे आते हैं तो ये 50% हो जाता है, स्टेज 4 पे आते हैं तो ये 20% हो जाता है। फोर्थ में भी 2-3 है, A B C। फोर्थ में भी A B C है, बट हम लोग यूजली अगर डिफाइन करते हैं तो स्टेज 4 को ही डिफाइन करते हैं, बिकॉज C का मतलब तो ये है कि हाथ में ही नहीं था, कुछ भी नहीं है। सो स्टेज 4 है, स्टिल ट्रीटेबल डिजीज है। सो आप देखिए कि कैसे रिवर्स हो जाता है। स्टेज 1 का पेशेंट 80% ठीक हो जाता है, स्टेज 4 का पेशेंट सिर्फ 20% ठीक होता है। 80% ठीक होने की संभावना नहीं है, कम रहती है। हाँ, 80% है कि उसको वापस कहीं ना कहीं बीमारी आ जाएगी। क्योंकि मेरे जैसे बॉस थे वो हमेशा एक चीज़ कहते थे, सर वी कैनॉट बिकम गॉड टू ट्रीट स्टेज 4 कैंसर। राइट, मतलब एक उम्मीद ही बता सकते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, इसका उपचार कैसे होता है? मतलब हर बीमारी का इलाज हमको पता है कि इंजेक्शन देंगे, बुखार हो गया तो पैरासीटामोल दे दी जाएगी, लेकिन कैंसर का उपचार, चूँकि मैं तो ये कहता हूँ कैंसर को मैं कीड़े मानता हूँ मेरी नज़र में, क्योंकि उसका साइन ही वही होता है। तो इनका इलाज कैसे शुरू होता है? सर कैंसर का इलाज हम लोग यूजली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में 3 चीज़ होती है, ऑपरेशन, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। ये 3 ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं। और मुंह और गले के कैंसर में ज़्यादातर पेशेंट्स, 80% पेशेंट्स जो लाइन में आते हैं वो सर्जिकल लाइन में आते हैं। फर्स्ट स्टेज, हाँ, कि कोई भी स्टेज हो पहले हम सर्जरी करते हैं, और अगर 3rd और 4th स्टेज है तो उसके बाद में कीमोथेरेपी या रेडिएशन देते हैं।
कुछ ही ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बिना ऑपरेशन के इलाज करते हैं, जैसे गले के अंदर जो अपन ओरोफेरिंक्स कहते हैं या नेज़ोफेरिंक्स से कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली बिना ऑपरेशन के इलाज करते हैं। 80% हम उस बीमारी को हमको निकालना ही पड़ेगा, तभी वो पेशेंट ठीक हो सकता है। दूसरा फिर आता है, ये प्राइमरी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो गया। सेकंड आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद आजकल लोगों को एक क्वालिटी भी चाहिए कि कैंसर के इलाज के बाद में कोई नहीं चाहेगा कि उसका एक यहाँ ट्यूब हो, यहाँ ट्यूब हो और लिक्विड डाइट पे रहे या एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहे। तो हर आदमी को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देना भी आज एज ए डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हम उनको जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर स्पीच थेरेपी, डेंटल रिहैबिलिटेशन, उनका ओरल केयर, उनकी फिजियोथेरेपी, उनका न्यूट्रिशन, उनका डाइट, उनकी साइकोलॉजिकल थेरेपी या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की हर पेशेंट की हिम्मत बांधनी होती है, क्योंकि वो कैंसर होने के बाद में एक डर में जीता है, मुझे वापस तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना तो पड़ता है कि आपको संभावना है। कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मैंने ऑपरेशन किया अब आपको ज़िंदगी में कैंसर नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है सर। तो हम उनको बोलते हैं तो वो एक डर में जीते हैं, तो इसके लिए उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री केयर में आते हैं। पर अपने इंडिया के अंदर अभी भी सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट ही होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट भी अभी भी लैकिंग है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मे बी डॉक्टर्स का भी इतना ध्यान नहीं जाता है, बिकॉज सबको ऐसा लगता है मेरा काम तो सिर्फ ऑपरेशन है, मैं ऑपरेशन किया, पेशेंट यहाँ से बाहर जहाँ जाना है जाए। एज ए पेशेंट और एज ए फैमिली उनको ऐसा रहता है कि डॉक्टर ने इलाज कर दिया, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके करते हैं तो सर क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ बन सकती है। डिपेंड ऑन साइकोलॉजी थोड़ी सी। ये सो प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट शुड गो इन हैंड इन हैंड। अच्छा, इसके सर जैसे रेडिएशन या कीमो या ऑपरेशन के बाद इसकी कई सारी चीज़ें जो रिएक्शन देखने को मिलते हैं, कुछ की आवाज़ चली जाती है, कुछ के दांत गड़बड़ हो जाते हैं, यानी कोई ना कोई रिएक्शन बॉडी में दिखता है, क्या ये ठीक हो सकते हैं बाद में? सर जब हम बात करते हैं कि रेडिएशन की, डेफिनेटली रेडिएशन जो एक ट्रीटमेंट है थोड़ा दर्दनाक होता है पेशेंट के लिए, बिकॉज मुंह में छाले होना, मुंह बंद हो जाता है, दांत की सफाई नहीं कर पाते हैं, खाने में तकलीफ़, निगलने में तकलीफ़, बोलने में तकलीफ़, ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट के टाइम 1 से 1.5 महीने जब तक ट्रीटमेंट चलता है तब तक ये चीज़ें उनको तकलीफ़ रहती है। लेकिन अगर जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट लिया जाए तो उनकी ये धीरे धीरे तकलीफ़ें कम हो जाती है। लेकिन सेक के जो साइड इफ़ेक्ट है वो कुछ साइड इफ़ेक्ट इमीडिएट होते हैं, कुछ डिलेड होते हैं और कुछ लंबे समय तक रहते हैं। सर ये ट्रैक्टर्स कम लगे जाती है, कई बार श्वास में दिक्कत आ जाती है, तो क्या ये भी ठीक हो सकती है वापस या छेद बना रहता है? नहीं, वो तो बंद हो जाता है सर। ट्रेकियोस्टमी इज़ लाइफ सेविंग। अगर मेरे को एज ए सर्जन आप मेरे को पूछें तो मैं कहूँगा ट्रेकियोस्टमी जहाँ पे भी एक बार भी मेरे मन ने कहा ट्रेकियोस्टमी करनी चाहिए तो हम कर देते हैं, हमारी कोई हिचकिचाहट नहीं है, बिकॉज इट्स ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर। और ये ट्रेकियोस्टमी जैसे हम पाइप निकालते हैं अपने आप, जैसे घाव भरता है ना वैसे पूरा का पूरा भर जाता है, अपने आप भरता है, अपने आप भर जाता है, कुछ नहीं करना होता। अच्छा, एक कुछ केसेस में मेरे को ये देखने में आया कि जैसे रेडिएशन हुआ है किसी के, तो गला बंद हो जाता है अंदर से, जिसको बैलून थेरेपी के जरिए खोला जाता है, ये क्या सिस्टम होता है? क्या होता है सर कि जो अपना फूड पाइप जिसको बोलते हैं, अन्नली बोलते हैं, अपने यहाँ पे ये वॉइस बॉक्स है, उसके पीछे अन्नली होती है। तो जब रेडिएशन का साइड इफेक्ट होता है तो दोनों के अंदर सूजन हो जाती है, तो सांस में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हम ट्रेकियोस्टमी करते हैं। और जो खाना फूड पाइप होती है जिसके अंदर खाना जाना होता है, यूजली क्या खाना खाते हैं तो पाइप खुलता है फिर बंद हो जाता है, ऐसा स्फिंक्टर के जैसा काम करता है। जब आपको खाना खाना है तभी खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, तो सूजन के कारण वो खुल नहीं पाता है, तो क्या खाना उतरता ही नहीं है, लोग लिक्विड ही ले पाते हैं। तो ये ठीक होने की तो इसको डायलेट किया जाता है, इसको बोलते हैं इसोफेजियल डायलेटेशन। तो उसको अंदर पाइप डाल के डायलेट किया जाता है ताकि वो खुलने लग जाए थोड़ा। बैलून से भी होता है? हाँ, ये एक बलून टेक्निक ही समझिए आप, कि जिसके अंदर हम लोग डायलेटेशन कर रहे हैं बेसिकली, सो दैट इज़ पॉसिबल। डायलेटेशन से उसका खाना निगलना इम्प्रूव हो जाता है। सर आप चूँकि इतने टाइम से काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 दशक तो आपको ऑपरेशन करते हुए हो गए। यस सर, मैं पिछले 16 साल हो गए मैं इस फील्ड में ही हूँ। तो विदेशों में भी काफ़ी आपने काम किया है, जी सर। शोध पत्र शायद आपने पढ़े हैं। जी सर। तो एक अभी मैं देख रहा हूँ कि कैंसर वाला जो थेरेपी चल रही है, जो उपचार चल रहा है, वो लंबे समय से एक चल रहा है, क्या इसमें कुछ ऐसी प्रगति हुई है? जैसे प्रोटॉन रेडिएशन का एक नया आया है, राइट आया है, तो क्या हिंदुस्तान में
काम होने लगा इस पर? सर प्रोटॉन थेरेपी अभी चेन्नई के अंदर इंडिया का पहला सेंटर स्टैब्लिश हुआ है, अपोलो चेन्नई के अंदर। दूसरा प्रोटॉन सेंटर टाटा मुंबई में इंस्टॉल हो रहा है, मे बी बाय दिस ईयर एंड स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली प्रोटॉन थेरेपी जो होता है बेसिकली सर ये ब्रेन ट्यूमर्स के लिए होता है, जहाँ पे हमको ऑपरेट करना थोड़ा इनएक्सेसिबल होता है, जहाँ पे सर्जरी से ट्यूमर निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। जैसे नेज़ोफेरिंक्स करके होता है, अपने नाक के ऊपर के ट्यूमर होते हैं, ब्रेन के अंदर ट्यूमर होते हैं, उनको प्रोटॉन थेरेपी से ट्रीट किया जाता है। हम अगर बोले तो जैसे ये नॉर्मल हमारा जो लाइक रोबोटिक सर्जरी? नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ रेडिएशन। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ रेडिएशन कि एक मशीन होती है, आप उसमें सिटी स्कैन कैसे होता है कि आप सो गए, वो मशीन आपके वहाँ चली एंड पेशेंट गोज होम। ओनली थिंग इज़ कि उसकी वायबिलिटी इज़ स्टिल इन आवर कंट्री वो थोड़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज इट इज़ वेरी हाई कॉस्टिंग। वन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटॉन दैट कॉस्ट अराउंड 40 to 50 lakhs. One treatment. I mean the treatment cost of the proton therapy is 40 to 50 lakhs. It's too high. Costing is too high. मुझे लगता है कई बार ये भी मैंने अभी इस बारे में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये भी देखना है कि बीमा कंपनियाँ इसको ओके भी नहीं करती इस कॉस्ट की वजह से। Yes. और ना ही उसकी उसमें शामिल होती है Right. कि आप प्रोटॉन ले सकते हैं, जबकि ये फायदेमंद है। हाँ फायदेमंद है बिल्कुल सर, बिकॉज सी इट इज सक्सेस रेट क्या रहती है? नो इट हैज़ गॉट अ वेरी गुड सक्सेस रेट। इट हैज़ गॉट अ वेरी गुड सक्सेस। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशली जो इनएक्सेसिबल ट्यूमर्स होते हैं जहाँ हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, यू नो वी टेल द पेशेंट कि आप जो नॉर्मल ये अपनी IGRT या IMRT ले लीजिए, बट उससे 20, 30, 40, 50 गुना प्रोटॉन थेरेपी होती है। ओनली थिंग इज़ कि एक जैसा मैंने आपको बताया कि अभी अवेलेबिलिटी कम है, एक जो कॉस्ट फैक्टर है वो उसका हाई है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में दिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज। जैसे आज से 10 साल पहले रोबोटिक सिस्टम इंडिया के अंदर नहीं था, रोबोटिक सर्जरी वॉज कॉस्टिंग टू हाई, लेकिन आज अगर अहमदाबाद के अंदर देखिए तो नाउ मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स हैव गॉट रोबोट। यू नो माई कलीग डॉक्टर नितिन इज देयर, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोबोटिक सर्जन इन अहमदाबाद। यस, कैंसर में जैसे मेरा मुंह और गले का काम है, इसमें रोबोट का बहुत लिमिटेड रोल है कि जीभ के पीछे कोई छोटा छाला हो तो हम निकाल सकते हैं, वेरी लिमिटेड रोल, बिकॉज ये तो दिख ही रहा है। रोबोट बेसिकली किस तरह के कैंसर में काम? रोबोट जो अपने अंदर के कैंसर होते हैं, पेट के, आंतों के, फेफड़ों के, जो रोबोटिक मतलब जैसे लेप्रोस्कोपी जो होता है आपने देखा हो, दूरबीन से जो ऑपरेशंस करते हैं, तो दूरबीन से उसका एक मॉडिफाइड वर्जन या उसका एक अपर वर्जन है रोबोट, कि इसके अंदर हम जो छेद करके आर्म्स डालते हैं और वो हम लोग उससे पूरा ऑपरेट करते हैं। तो इट्स ए मॉडिफिकेशन और इट्स ए मोर बेटर 3D व्यू मिलता है रोबोटिक सर्जरी के अंदर। द टाइम ड्यूरेशन जो होता है, हीलिंग टाइम ड्यूरेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, वो सब कम होता है, बड़े बड़े चीरे नहीं लगते हैं, पूरा पेट खोलना नहीं पड़ता। सो इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ एडवांटेजेस। सो आज से 10 साल पहले रोबोटिक सिस्टम वॉज ए ड्रीम, बट नाउ विद इन 10 years मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल हैज़ गॉट रोबोट। सो मे बी आई विश कि आने वाले कुछ टाइम बाद प्रोटॉन थेरेपी विल बी वेरी एक्सेसिबल, एंड जैसे जैसे मशीन्स बढ़ती है, टेक्नोलॉजी आती है, यू नो मे बी सम। आप क्या उम्मीद करते हैं, जैसे अभी तो कॉस्ट कितनी तक? 20 मैक्सिमम, 15 to 20 it will go around, and when it cost comes down, definitely insurance companies will include that in the insurance also. हाँ, हो सकता है आप अपना बीमा प्रीमियम Yes. बढ़ा दीजिए। Yes. ये चूँकि लाइफ सेविंग है तो इसकी तरफ ज़्यादा जाना। अच्छा, दूसरा आप हेड एंड नेक दोनों ही करते हैं, तो दोनों की कैंसर में कितना फ़र्क है? कौन सा ज़्यादा मतलब जल्दी ठीक हो सकता है? जब हम हेड नेक कैंसर की बात करते हैं, बेसिकली हमारा मुंह के ओरल कैविटी का, नाक के कैंसर का, गले के पीछे भाग का, और यहाँ तक ये के, सब नेक में आ गया। ये सारा हेड नेक कैंसर में आ जाता है। ओके, सो हेड नेक मतलब अदर देन ब्रेन, एवरीथिंग इज कम्स अंडर हेड नेक कैंसर। को ब्रेन भी नहीं सर, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको सर के नीचे ये सो इट इज आंखें वगैरह सब शामिल है। आंखें वगैरह सब आ गई, आंखें वगैरह सब आ गई, आंखें का, कान का, गले का, थायराइड का, वॉइस बॉक्स का, लैरिंग्स का, सारा आ गया इसके अंदर, जीभ का, ऊपर के तालवे का, सब कुछ हमारे हेड नेक में आता है अदर देन ब्रेन। ब्रेन कैंसर इज मेनली ट्रीटेड बाय न्यूरोसर्जन्स एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, जो जैसे मैंने आपको बताया साइबर नाइफ टेक्निक जो भी चलती है, जिसके अंदर ज़्यादातर इट्स अ काइंड ऑफ रेडिएशन, जिसमें ब्रेन ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी, मैं आपसे पहले पूछना चाह रहा था कि कई बार ये देखा जाता है कि कैंसर हो गया किसी को, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी वॉइस कॉर्ड, जिसको आप क्या कहते हैं, आवाज़ बिल्कुल चली गई, वो कैसे आ सकती है? क्या पॉसिबल है ऑपरेशन के बाद? नहीं, वो डिपेंड करता है सर कि अगर मान लो किसी को वॉइस बॉक्स का ही कैंसर है और वॉइस बॉक्स का नहीं, वॉइस बॉक्स अगर निकाल दिया है तो नहीं आ सकती। उस केस में हम लोग यहाँ पे परमानेंट स्टोमा होता है, और आजकल एक वॉइस प्रोस्थेसिस आते हैं
जो हम लोग बहुत रीजनेबल, वो उसमें डालते हैं, बहुत रीजनेबल है, दैट डजंट कॉस्ट मच, 20-25 हज़ार में, जिससे वो एक रोबोटिक आवाज़ निकलती है उनकी। अच्छा, बोल सकता है, बोल सकते हैं, नॉट दैट क्लियर बट एटलीस्ट सामने वाला समझ जाए कि क्या बोलना चाह रहा है। नहीं तो इलेक्ट्रोलैरिंग्स आता है, एक इतना सा एक बैटरी सिस्टम आता है जिसको यहाँ पे लगा के भी लोग बात करते हैं। ये अगर वॉइस बॉक्स का कैंसर का ट्रीटमेंट किया है तभी, अदरवाइज अगर बाकी कोई भी ट्रीटमेंट किया है तो वॉइस शुड कम बैक टू नॉर्मल। मतलब इसमें ये गुंजाइश है कि इसकी आवाज़ वापस आ सकती है। 100% सर, पूरी आ जाती सर है। आपने 15 साल, क्योंकि मैं समय आपको बता इसलिए बता रहा हूँ कि आपका अनुभव बहुत है विदेशों में या कुछ खास तौर से विकसित राष्ट्रों में, और एक इंडिया में कैंसर की क्या स्थिति है, क्या तुलनात्मक क्या मानते हैं आप? इंडिया में ज़्यादा होता है या लगभग सभी जगह सेम है? सर मैं बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम इंडिया जो इतना एक डेवलप हो रहा है जिस पेस से, बट ये कैंसर जो है ना उतना ही इंडिया को पीछे ला रहा है। इंडिया इज़ कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ओह माय गॉड। इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट कैंसर अक्रॉस द वर्ल्ड है, और उसके मैंने आपको बताया 30% कैंसर तो मुंह और गले के हैं। इसका मतलब गुटखा जो मेन रीज़न च्यूइंग फॉर्म ऑफ टबैको और स्मोकिंग। गवर्नमेंट ने काफ़ी, यस सर, जैसे बीड़ी स्पेशली बीड़ी वॉज वेरी हार्मफुल, बट गवर्नमेंट ने आप देखेंगे स्मोकिंग पे बहुत काम किया। आप किसी को अब देखेंगे नहीं कि आप किसी को देखेंगे नहीं कि नहीं पी सकते हैं, बहुत कंट्रोल किया, टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं कि लोग कम से कम खरीदें। तो गवर्नमेंट हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट फॉर बीड़ी और ये स्मोकिंग कंट्रोल करने के लिए, बट जो च्यूएबल फॉर्म है वो बढ़ता गया, और च्यूएबल फॉर्म इज़ गिविंग दिस प्रॉब्लम। लेकिन हम उसको रोकने की बजाय, उसको रोकने के लिए हमको मेहनत करनी है। हमारा एज ए सर्जन, एज ए फाउंडेशन सर, हमारा पूरा एम ये है कि जो खा रहा है 10 साल से जिसने खाया है वो स्टेज 4 कैंसर में नहीं है। हमारा अब पूरा अर्ली डिटेक्शन पे, अगर मैं दूसरे कंट्रीज़ में और अपने इंडिया की बात करूं, वहाँ पे सर उनके एवरी ईयर उनको ओरल एग्जामिनेशन डेंटल के बाद जाना है, उनका प्रोटोकॉल है, दे हैव टू गेट स्क्रीनिंग। इंडिया के अंदर नहीं है। जबकि सोचने की बात यह है कि हमारे इंडिया के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ डेंटल स्कूल्स या डेंटल कॉलेजेस हैं। इंडिया हैज़ गॉट हाईएस्ट नंबर ऑफ डेंटल सर्जन्स इन होल वर्ल्ड। अगर हम डेंटल फेटर्निटी को ट्रेन करें, ईएनटी फेटर्निटी को ट्रेन करें, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करें मुंह और गले के कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, आई थिंक दैट विल बी ए गेम चेंजर। आपने कुछ ऐसा मूवमेंट शुरू किया है, कोई एसोसिएशन बनाकर, राइट, कि आप डेंटल जो है डेंटिस्ट उनके साथ मिलकर कुछ काम भी कर रहे हैं? जी सर, हम काफ़ी टाइम से ये एडुकैन करके एक प्रोग्राम है जो हमारा एजुकेशन फॉर कैंसर फॉर डेंटल प्रोफेशनल्स, सो मोर देन 7 ईयर्स से हम लोग ये चला रहे हैं, और ये कोविड के टाइम में स्टार्ट किया था, और अभी वी हैव एक्सपेंडेड टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। सो आई गो टू नेपाल, आई गो टू बांग्लादेश, आई गो टू मलेशिया, सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर वर्क इन श्रीलंका ऑल्सो। तो हम लोग सर क्या कर रहे हैं कि पहले डेंटिस्ट को एजुकेट करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं डेंटिस्ट की एजुकेशन की भी ज़रूरत है हमको। उसका रोल, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो उनको हम पहले ये रियलाइज़ कराते हैं कि आपका रोल कितना बड़ा है और क्यों है। उनको एजुकेट करने के बाद में अभी हमने जोधपुर के अंदर, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर एक अर्ली डिटेक्शन क्लिनिक्स, जिसको बोलते हैं ई कैन क्लिनिक्स का हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसके अंदर हम डेंटल क्लिनिक के साथ एसोसिएट कर रहे हैं कि हम एज ए फाउंडेशन वी विल वर्क विद देम। और डेंटिस्ट को हम लोग वहाँ के उनको बोलते हैं कि आप एवरी मंथ स्क्रीन करो। बस आपको हम लोगों के अंदर पैम्फलेट बांटना, सिर्फ आपको ये बताना है कि मुझे कैंसर स्क्रीनिंग आती है। They just have to do the cancer screening, because a dentist is he can do the cancer screening, he is the first oral physician। So हम क्या करते हैं कि हम उनको ये बताते हैं कि आप अपने आसपास, आपको दूर भी नहीं जाना है, कोई पावटा बैठा तो उसको शास्त्री नगर नहीं आना है, अपने आसपास लोगों की स्क्रीनिंग करो। स्क्रीनिंग में क्या मतलब, क्या सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं ना कि कहाँ किस एरिया का होता है, वो डेंटिस्ट को हम लोग पूरा सिखाते हैं कि आप मुंह और गले में आपको क्या देखना है, कैसे देखना है, क्या चीज़ आपको लगे तो आपके दिमाग में रेड लाइट जलनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जो हम ई कैन जब चला रहे हैं, ई फॉर अर्ली डिटेक्शन, ई फॉर एम्पावरमेंट ऑफ डेंटल प्रोफेशनल, कि हम डेंटल प्रोफेशनल को एजुकेट करके उनको एम्पावर भी कर रहे हैं, एंड ई हेल्थ सर्विसेज जो आजकल हम
वी आर इन अ डिजिटल एरा नाउ। किसी को भी अगर कोई डाउट है, ही जस्ट हैव टू एक व्हाट्सअप करके कॉल करना है, या हमारा टेलीमेडिसिन का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जैसे ही उसने पिक्चर डाली ही विल कनेक्ट टू अस, एंड अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरी टीम में डॉक्टर्स कोई भी उस वक्त अवेलेबल है, दे विल कनेक्ट टू द। ये पब्लिकली पता है ये नंबर सबको? नहीं सर, अभी हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है। अभी 15 क्लिनिक हमने अडॉप्ट किए हैं जोधपुर के अंदर, और हमारे ऐसे 20 क्लिनिक जैसे जालोर सिरोही में भी है, उदयपुर में भी है, पाली डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो हमारा एक ये हम पायलट प्रोजेक्ट की जैसे स्टडी कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि इफ़ थिंग्स गोज गुड तो हम लोग आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू इंक्रीज दिस नंबर फ्रॉम 25 to 100 क्लिनिक्स। आप समझिए सर कि जितने डेंटिस्ट है, अगर हर कोई इसमें लग जाए, मैं हमेशा एक फिगर देता हूँ सर कि आज इंडिया के अंदर 4 लाख प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट है। 4 लाख। एक बंदा एक दिन में एक स्क्रीनिंग करनी है, महीने के 30 स्क्रीनिंग हुई एक डेंटिस्ट की। आप 4 लाख इंटू 30 करिए, एक दिन के अंदर कितने स्क्रीनिंग हो गए। सो कहने का मतलब कि अगर डेंटिस्ट स्क्रीनिंग करे तो विद इन 2-3 ईयर्स करोड्स ऑफ करोड्स कैन बी स्क्रीन। और कैंसर को हम यही तो चाह रहे हैं कि आप अर्ली डिटेक्शन या कैंसर बनने के स्टेज से पहले पकड़ लो ताकि उसका इलाज कर सकें। इसको कितना टाइम हो गया शुरू किए हुए? सर अभी हमने ये 3 महीने पहले स्टार्ट किया है जोधपुर सेक्टर के अंदर। क्लिनिक हो चुके 15? अभी जोधपुर सेक्टर में 15 क्लिनिक है, और हमारे बाकी सब सेक्टर में जो राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान में हमारे 32 क्लिनिक्स है अभी। ऑल ओवर इंडिया? नहीं, अभी तो हम राजस्थान में काम कर रहा हूँ सर। मैं बेसिकली दिस इज़ माई बर्थ प्लेस, मैं राजस्थान का हूँ। मुझे गर्व है कि मैं राजस्थान के, मैं भले ही प्रैक्टिस गुजरात में करता हूँ पर मेरा दिल तो राजस्थान में ही है। अब तक कितनी स्क्रीनिंग हो चुकी होगी? अभी सर हमने 3 महीने से ही चलाया, सो स्टिल वी नीड टू गैदर द डेटा। पर हम अभी डेंटिस्टों को हम मोटिवेट करते हैं कि भाई आप हमारे साथ ये कैंसर स्क्रीनिंग करने लगो। सो हमारा पूरा उनको मोटिवेशन में, उनको उस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए अभी हम मेहनत कर रहे हैं। बट आई एम वेरी श्योर कि अगले 6 महीने के अंदर वी आर गोइंग टू गिव ए बिग नंबर कि हमने इतनी स्क्रीनिंग्स वेस्टर्न राजस्थान में की है, और मेरा पूरा फोकस सर वेस्टर्न राजस्थान पे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कदम है आपका जो उठाया है, क्योंकि इससे अगर आप प्राइमरी स्टेज पे अगर किसी का कैंसर पता कर लेते हैं तो ये संख्या धीरे धीरे कम हो सकती है। करेक्ट सर। आपने चूँकि 15 साल से आप ऑपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कोई खतरनाक ऑपरेशन आपको याद है जिसमें आपको लगा हो कि आखिर इस स्थिति का एक इंसान कैसे पहुंचा होगा, क्या कारण रहा होगा, क्या आकलन आपका रहा होगा, ताकि मैं चाहता हूं कि जो मेरे श्रोता देख रहे हैं या दर्शक देख रहे हैं उनको पता लगे कि हमें इस चीज़ से बिल्कुल बचना ही है। सर पहले तो इसको मैं 2 चीज़ में डिवाइड करता हूँ कि लोगों को जब कैंसर की बात करते हैं तो एक सबको सर्जिकल फियर होता है। चेहरा हर इंसान की पहचान है, कोई नहीं चाहेगा कि उसके चेहरे में कोई भी थोड़ा भी बिगड़े या कि उसको ज़िंदगी भर मास्क लगाना पड़े। तो ये जो सर्जिकल फियर है ना, ये कंट्रीब्यूट करता है कि लोग डर, इसको हम सर्जिकल फियर जो बोल रहा हूँ, ये एक डर है, खौफ। तो डॉक्टर के पास तक नहीं जाता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा और उसने कह दिया कैंसर है तो एक। दूसरा, अगर वो पहली दूसरी स्टेज में गया भी है, और मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको पहली दूसरी स्टेज में बताते हैं कि आपको तकलीफ़ है, लेकिन वो ट्रीटमेंट के लिए अपने आप को मोटिवेट या तैयार नहीं कर पाते हैं, और वो बीमारी को पालते रहते हैं और वो बड़ी बीमारी लेके आते हैं, जहाँ पे मेरे लिए ऑपरेट करना तो पॉसिबल है, लेकिन जो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टेज 2 में जो दे सकता हूँ वो स्टेज 4 में शायद नहीं दे सकता हूँ। तो ये एक लोगों की लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों की थोड़ी लापरवाही के कारण ये चीज़ होती है, जो मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी कैंसर का कोई भी सिम्टम लगे, आप उसका सही डॉक्टर के पास जाइए, उसकी जानकारी लीजिए, अगर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है आप ट्रीटमेंट कराइए। आज जिस तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हम काम करते हैं, पहले क्या होता था कि इतना जबड़ा काटा तो उसकी जगह सादा प्लास्टिक सर्जरी कर दी, जबड़ा टेढ़ा हो गया, खाने में दिक्कत, बोलने में तकलीफ़। तो वो जो डर लोगों ने देखा है, दूसरों को तकलीफ़ में देखा है, उनको वो लगता है कि मुझे भी ऐसा होने वाला है। लेकिन आज जब मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट की बात करते हैं, हम सबको माइक्रोवास्कुलर फ्री फ्लैप्स करते हैं, जिसको ट्रांसप्लांट सर्जरी कहते हैं, कि अगर मैंने जबड़े का इतना हिस्सा निकाला है, हम पैर से या कंधे की हड्डी लेके पूरा जबड़ा वापस बनाते हैं, रिप्लेस करते हैं। हम जो भी पार्ट निकालते हैं, अगर हमने तालवा निकाला है हम तालवा बनाते हैं, जीभ निकाली है भी नहीं जाते। हाँ, तो
हम लोग जो भी हिस्सा निकालते हैं उसको वापस बनाते हैं, उसको नियर नॉर्मल लेके आते हैं। तो ये जो एडवांसमेंट है प्लास्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का, जो हमारे पेशेंट में 90% पेशेंट को हम लोग एडवांस प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, तो उससे क्या होता है, पेशेंट की क्वालिटी अच्छी रहती है और हमारे पेशेंट से अगर कोई दूसरा पेशेंट मिलता है तो उसको मोटिवेशन मिलता है कि यार अच्छा आपका ये ऑपरेशन हुआ है, मैं कुछ और सोच रहा था, मैं भी तैयार हूँ कराने के लिए। सो आई थिंक जो पेशेंट टू पेशेंट मोटिवेशन मिलता है वो कोई डॉक्टर मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि रिजल्ट दिखता है उसको। सो आई थिंक एडवांसमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, ट्रांसप्लांट सर्जरी हैव चेंज 360 डिग्री, जो पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत बिल्ड किया है सर। ये आपने 3-4 एडवांसमेंट बताए, मैं आपसे 2 सवाल और करूँगा लास्ट। हाँ। कि एक तो एडवांसमेंट में हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कैंसर रोग को हम हरा सकें और बहुत कम समय में, अभी तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन अपन ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि हम कम समय में कैंसर को हरा पाएंगे। सर जब ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे स्टेज 1 स्टेज 2 का ट्रीटमेंट जो होता है वो प्योरली सर्जिकल होता है। अगर आपने स्टेज 1 स्टेज 2 पे कैंसर का ऑपरेशन किया, भाग निकाल दिया, वहीं ट्रीटमेंट खत्म हो गया, 15 दिन। रिकवरी टाइम इज़ 15 डेज, यू आर डन विद द कैंसर, दैट इज़ प्राइमरी। लेकिन अगर आप ओनली स्टेज 3 स्टेज 4 पे जाते हैं तब शायद जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 महीने तक चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है कि आपने 3 महीने बाद आपका ऑपरेशन हो गया, रेडिएशन हो गया, दैट इज एंड ऑफ इट। आपको छुट्टी दे दी जाएगी। आपको छुट्टी दे दी जाएगी। आपके पास कोई ऐसी गोली नहीं है कि जो आपको ज़िंदगी भर लेनी है, या कोई ऐसा लंबा ट्रीटमेंट नहीं चलता है। केवल इम्यूनोथेरेपी। ओनली इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो कुछ चीज़ें होती है, जैसे आप मल्टीविटामिन दे दी या ये दे दी, वो अपन ले सकते हैं, बाकी इसका कोई नहीं है। बाकी ऐसा ट्रीटमेंट कुछ नहीं चलता है। अभी जो गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत और हाँ, ये आयुर्वेद में भी कुछ आ रहा है कि भी आपको जल्दी ठीक कर दिया जाता है। सर जहाँ तक आयुर्वेद की बात करते हैं, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट में ही आता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री में कि आयुर्वेद कैन प्रिवेंट द डिजीज़ बट दे कैन नॉट क्योर द एग्जिस्टिंग डिजीज़। ये कन्फ्यूजन है जो जनरल पब्लिक के अंदर है, कि बहुत सारे लोग हैं जैसे ही बीमारी होती है उनको पता लगता है तो कोई ना कोई उनको गाइड कर देता है, आप एक काम करो, आप वहाँ चल जाओ, वो आयुर्वेदिक ले लो, ये आयुर्वेदिक ले लो। वो जो पेशेंट हमने स्टेज 2 में देखा है सर, वो पेशेंट 3 महीने बाद, 4 महीने बाद स्टेज 4 पे आता है। बहुत फास्ट आता है, उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, और नहीं तो भी 3 महीने 6 महीने में तो बीमारी वैसे ही बढ़ने ही वाली है। तो वो जो पेशेंट ठीक हो सकता था, उसकी जो 80% ठीक होने की संभावना थी, हमने उसको 20% पर लगे खड़ा कर दिया। आयुर्वेद का रोल है, लेकिन आयुर्वेद का रोल ऑपरेशन होने के बाद में, उसके बाद में आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए कि इम्यून सिस्टम बढ़े कि बीमारी आपको वापस नहीं आए। मुंह और गले के कैंसर सर कैसे होते हैं, आप जब भी गुटखा, मसाला या जो भी सुपारी खाते हैं तो उसका असर तो पूरे मुंह में होता है। आपको यहाँ बीमारी आई है, ये बीमारी हमने ऑपरेशन किया, ठीक हो गई, लेकिन दूसरी जगह बीमारी आने की संभावना तो है, बिकॉज उसको हम कहते हैं फील्ड कैंसराइजेशन। आपका पूरा फील्ड तो ट्रॉमाटाइज हो ही गया है, एक जगह पे बीमारी हमने निकाल दी, लेकिन दूसरी जगह बीमारी नहीं है। उसके लिए आपका फूड, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, प्रिवेंट करने के लिए होम्योपैथिक ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं, और हमारा पूरा फोकस सर जो है वो प्रिवेंशन और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट पे। एज ए सर्जन, ऑपरेशन तो सर सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, एवरीवन इज़ इन्वॉल्व इनटू दिस, लेकिन मेरे लिए आई थिंक ये 2 एस्पेक्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं और जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। गुटखा और स्मोक। मेरे पास एक तीसरी बात और है जिस पर अपन बात नहीं कर पाए, ड्रिंक्स। क्या शराब भी कैंसर का कारण है? यस, अभी लिटरेचर, जो हमारा लिटरेचर होता है या जो आर्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग एज ए एविडेंस देते हैं, पहले ये था कि गुटखा या सुपारी विद ड्रिंक इज़ कॉजिंग ए सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, कि अगर कोई शराब के साथ में गुटखा सुपारी ले रहा है तो उसको कैंसर की संभावना ज़्यादा है। अल्कोहल वॉज नॉट ए सिंगल कॉजेटिव फैक्टर, लेकिन अब अल्कोहल हैज़ बिकम द सिंगल कॉजेटिव फैक्टर फॉर ओरल कैंसर। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि किस तरह कई लोगों को ऐसे देखा है जो शराब पीते हैं, उनका लीवर खराब होना तो एक स्वाभाविक है, लेकिन कैंसर तक हो जाता है। यस, ओरल कैंसर इज़ वेरी कॉमन। ओरल कैंसर ज़्यादा, जो इसोफेजियल कैंसर होता है, स्टोमक कैंसर होता है, लीवर कैंसर होता है। सो इट्स ए सीक्वेंस ऑफ कैंसर्स विच कैन हैपन। अपने बॉडी के अंदर 50 तरह के कैंसर्स होते हैं, और ये जो शराब होता है ये आपके जो इम्यूनिटी तो डाउन करता ही है, सो सरफेस को पूरी जला देता है। तो दैट इज़ लीडिंग टू मैनी कैंसर्स। ओरल कैंसर, यस,
अल्कोहल सिंगल एंटिटी भी उतना ही हार्मफुल है। मेरे मित्र, मेरे दोस्त या मेरे परिवारजन या मेरे सगा जो भी मेरे दर्शक हैं जो गुटखा खाते हैं, स्मोक करते हैं या शराब पीते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे उन शुभचिंतकों को कुछ ऐसी सलाह दें कि वो इनसे बचें, जिससे सबसे बड़ी बात है विल पावर। राइट। क्योंकि आदमी इस तरह की जब घटनाओं का शिकार होता है तो उसकी विल पावर ख़त्म हो जाती है। तो आपके कुछ ऐसे वचन हो जाए जिससे उनकी विल पावर भी स्ट्रांग हो और इन चीज़ों से किस तरह बचने का अवसर प्रदान कर सकती है। सर मेरा तो एक ही चीज़ मानने की है कि इस बीमारी से बचना सिर्फ अपने आप के लिए बचना नहीं है। आपको अगर जीना है अपने परिवार के लिए जीना है, उन माँ बाप के लिए जो जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया है, जिनको आपको ध्यान रखना है, और उस आने वाली जनरेशन के लिए जो आपकी जवाबदारी है, जिनको आप पढ़ाओ लिखाओ और आप कुछ उनको दे के जाओ। आपको उनके लिए जीना है, आपको अपने लिए नहीं जीना है। और ये जो भी आदतें हैं ये सिर्फ आपको डैमेज कर सकती है। इससे आपको 1% भी फ़ायदा नहीं होगा, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा, पान मसाला, कोई भी ये सब आदतें जो होती है जिसको हम कहते हैं कि बुरी आदतें जो है वो आपको तो लेके डूबेगी, आपकी आने वाली जनरेशन को भी लेके डूबेगी। तो मेरा आप सबसे विनती है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा घूमना फिरना करें, जो भी करना है, बट इन आदतों से सिर्फ आप दूर रहें। और अगर ये आदत आपकी नहीं छूटती है किसी कारण से कि भाई बचपन में लग गई थी, आप डॉक्टर की हेल्प लीजिए, आप हमारे पास आइए, हम आपको रास्ता बताएंगे, हम आपको उसका अल्टरनेटिव देंगे, हम आपको रास्ता बताएंगे कैसे इस आदत से निकला जा सकता है। बिकॉज ये आदत से अगर मैं एक दिन कहूँ कि आप आज छोड़ दो, नहीं छूटेगी। आपके परिवार को मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि इस आदत से छोड़ना है किसी को या निकलना है, सबसे बड़ा रोल उस परिवार की महिला का ही होता है, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, माँ हो या पत्नी हो। अगर उस परिवार की एक महिला ने डिसाइड कर लिया कि मेरे घर में ये आदत नहीं रहेगी, तो कोई मर्द उसमें नहीं खाएगा या कोई बुरी आदत नहीं रहेगा। ये मेरा मानना है और यही विमेन एम्पावरमेंट है कि जब तक उस परिवार की महिला ने ये डिसीज़न नहीं लेगी कि मैं मेरे परिवार को स्वस्थ बनाना चाहती हूँ, तब तक वो परिवार स्वस्थ नहीं बनेगा। सो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप ये आदत सिर्फ अपने लिए नहीं छोड़ें, बल्कि अपने परिवार के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए त्याग दें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। ये सर पहला एपिसोड है कि जब मेरा खुद का चेहरा उदास है, मैं हमेशा हंसते हुए बात करता हूँ, क्योंकि मेरे अपने लोगों को मैंने देखा है कि वो गुटखा खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी जान खतरे में। लेकिन आपकी इस बात के बाद मुझे लगता है कि आज का एपिसोड ख़त्म हो तो इस संकल्प के साथ आप विदा होंगे कि आप दारू को नहीं छुएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे और स्मोक नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मन में बहुत सारे सवाल अभी भी हैं, लेकिन समय है, आपको भी ओटी से आए हैं सीधे, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दोस्तों, आज डॉक्टर शक्ति सिंह देवड़ा के साथ हुई हमारी बातचीत ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाई है। सही जानकारी और जागरूकता जीवन बचा सकती है। याद रखें, शुरुआती लक्षण कोई डर नहीं बल्कि एक चेतावनी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर समय पर इलाज हो तो इस बीमारी को हराया जा सकता है और एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। डॉक्टर शक्ति सिंह देवड़ा जी, आपका बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन के लिए हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं राकेश गांधी आप सभी को ये आग्रह करता हूँ कि आप इस एपिसोड को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटी सी कोशिश किसी के जीवन को बचा सकती है, उसमें बड़ा बदलाव ला सकती है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभकामनाएं। ये है इनसाइट विद रागा, सोचिए भीतर से।